Hello friends, today we are going to discuss about political culture theory. आज हम जो राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति जो सिद्धांत है वह सिद्धांत मुख्यतः समसामयिक सिद्धांतों में से एक है। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में पढ़ा कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर और व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति क्या है और क्या नहीं है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक चिंतन और विचार है एक व्यक्ति का, एक नागरिक का, कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन वह एक अलग स्वरूप रखता है। जब हम दो राष्ट्रों के नागरिकों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वह डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। इसी राजनीतिक व्यवहार और अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन ही राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत है। यद्यपि ये ऐसा कोई प्रामाणिक आधार नहीं है जिसके माध्यम से हम राजनीतिक संस्कृति को संचालित कर सके, परंतु ये हमें किसी देश की राजनीतिक प्रणाली को समझने में सहायता करता है। जो राजनीतिक व्यवस्था किसी परिवेश के भीतर काम करती है उस परिवेश का पॉलिटिकल एक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो राजनीतिक अभिकर्ता राज्य के बारे में या राजनीतिक प्रणाली के बारे में कैसा विचार रखता है, क्या सोचता है, क्या आकांक्षाएं रखता है। तो जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर है, ओरिएंटेशंस हैं, वो सब राजनीतिक संस्कृति का भाग है। इसका मतलब है कि राजनीतिक व्यवहार जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है वह राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। राजनीतिक संस्कृति का जो पहला क्लासिकल वर्क था वो ग्रेबिल आमंड और सिडनी वर्बा के द्वारा पब्लिश किया गया। यद्यपि राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत का जनक ग्रेबिल आमंड को कहा जाता है, परंतु आमंड और वर्बा के द्वारा जो 5 बड़े देशों में कार्य किया गया वह द सिविक कल्चर के नाम से जो पुस्तक है, जिसका पूरा नाम है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, 1963 में यह बुक पब्लिश हुई। और इस बुक में सिडनी वर्बा आमंड के द्वारा 5 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लगभग 5000 से अधिक लोगों का रैंडम सैंपल सर्वे किया गया और लगभग 131 प्रश्नों वाली एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई। तो 5 देश, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, मैक्सिको, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 5 देशों में 5000 से मोर देन पीपुल्स का रैंडम सर्वे किया गया और एक 131 क्वेश्चंस की क्वेश्चनरी डिज़ाइन की गई और क्वेश्चनरी के माध्यम से लोगों का पॉलिटिकल फीडबैक और बिहेवियर के बारे में जानकारी का डेटा कलेक्ट किया गया और उसके बाद इसको इसमें पब्लिश किया गया। एक तरह से फील्ड वर्क था, एरिया स्टडी थी और एम्पिरिकल स्टडी थी। 3 बड़े कारण अगर हम देखें कि राजनीतिक संस्कृति के सिद्धांतों में आमंड और सिडनी वर्बा का नाम क्यों आता है। नंबर 1, इस बुक में उन्होंने जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे, वैज्ञानिक रूप से आप परीक्षण कर सकते हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया गया। दूसरा कि उनके द्वारा एक सोफिस्टिकेटेड स्वरूप में स्टडी किया गया। और तीसरा, उन्होंने 5 बड़े देश जो हैं उन 5 बड़े देशों में जो विशेष रूप से
एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर का उस दौरान एक व्यापक प्रतिनिधित्व करते थे, उसको शामिल किया गया। इस वजह से जो द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट और क्लासिकल वर्क था पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी में। अब पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी को हम समझे उससे पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है या मीनिंग जो है वो हम देख लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अगर आप इसमें हम देखें तो सामान्य रूप से जो पहले बता आमंड और पावेल क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और अभिमुखीकरणों या अभिविन्यासों का प्रतिमान है। उनका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इंडिविजुअल एटीट्यूड्स होते हैं और ओरिएंटेशंस होते हैं, उनका जो सिंबल है, उनका जो सीक्वेंस है, उनका स्ट्रक्चर है, वही क्या है, वही राजनीतिक संस्कृति है। पाई ने अपनी मौलिक रचना पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग 1962 के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक जो संस्कृति है वह एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियों, बिलीव्स, विश्वासों और सेंटिमेंट्स, मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ एवं स्वरूप प्रदान करता है। इसका मतलब है कि सभी तरह के एटीट्यूड्स, बिलीव्स और सेंटिमेंट्स पॉलिटिकल कल्चर में नहीं आते। कॉमन कल्चर के वे बिलीव्स, एटीट्यूड्स और सेंटिमेंट्स जो पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसको इफेक्ट करते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, उस पर प्रभाव रखते हैं, उसको पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। आर.सी. मैक्रेटिस कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति साझा सामान्य उद्देश्य और सामान्य स्वीकृत नियमों का समूह है, नॉर्मल। एस.पी. वर्मा कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति की शैली है, एक पद्धति है, एक स्वरूप है, एक मूल्य है और देश का चरित्र है। हेनरी हेवुड कहते हैं कि यह राजनीतिक दलों के प्रति, विषयों के प्रति, सरकारों के प्रति, संविधान के प्रति साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशंस है। सिडनी वर्मा कहते हैं कि राजनीतिक विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान ही राजनीतिक संस्कृति है। जो ओरिएंटेशंस हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, उनका जो सिंबल है राज्य के प्रति, विषयों के प्रति, पॉलिटिकल सब्जेक्ट के प्रति, ऑब्जेक्ट्स के प्रति, वही क्या है, पॉलिटिकल कल्चर है। इस आधार पर आमंड और वर्मा कहते हैं कि 3 तरह के हम अभिविन्यास देख सकते हैं, उन्मुखीकरण देख सकते हैं, और 3 तरह के अभिविन्यासों में नंबर 1 है ज्ञानात्मक अभिविन्यास, जिसको कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस कहा जाता है, दूसरे भावात्मक अभिविन्यास और तीसरे इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशंस। तो 3 तरह के ओरिएंटेशंस की बात कही गई है, कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, अफेक्टिव ओरिएंटेशंस और इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशंस। देखिए जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस है उसका मतलब है जो उस पॉलिटिकल कल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभागी बनने के लिए, भाग लेने के लिए जो चेतना है, जागरूकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी कन्वेंशंस के बारे में है, कस्टम्स के बारे में है, जो उसकी एथिक्स हैं उनके बारे में है, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, उसको ज्ञानात्मक अभिविन्यास कहते हैं। अर्थात लोग राजनीतिक प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं, हाउ दे कैन पार्टिसिपेट, वो कैसे भाग ले सकते हैं, ये क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच है, ज्ञानात्मक उपागम है या कॉग्निटिव ओरिएंटेशन से अभिविन्यास। दूसरा जो है वो भावात्मक अभिविन्यास है। अफेक्टिव अभिविन्यास का मतलब है कि लोग उस राजनीतिक प्रणाली के प्रति कैसे फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं या अनुभव करते हैं। कि मान लीजिए कि 10 में से कितने लोग भारत राजनीतिक प्रणाली, अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली, स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक प्रणाली में उस देश के 10 में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जनता के हित में काम करती है, कल्याण में काम करती है, कुछ लोगों के लिए काम करती है, या सरकार को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
जो किन्स की विजिबल टू इनविजिबल हैंड्स वाली थ्योरी है कि कितने लोग इस पे रखते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य के प्रति सरकार कितनी जागरूक है, शिक्षा के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वोट बैंक के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। तो ये आप जो एक्सपीरियंस है उसको अभिव्यक्त करता, फीलिंग्स को अभिव्यक्त करता है। तीसरा मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण जो होता है, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, वो परीक्षण करता है इस बात का कि जो राज्य ने कार्य किया है, वो कर दिया है, वो कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, राज्य की भूमिका क्या है, जो स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के पक्ष में काम करता है, वो काम जो किया है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से किया गया है या जनरल इंटरेस्ट के ऑब्जेक्टिव से किया गया है, ये देखने वाली मूल्यांकन, तो राज्य के कार्यों का मूल्यांकन, परीक्षण करना, इसे हम कह सकते हैं मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। अब जो सिडनी वर्मा और आमंड ने अपनी पुस्तक में 3 तरह की शुद्ध पॉलिटिकल कल्चर की बात की, वो कहते हैं कि 3 तरह की राजनीतिक संस्कृति के प्रकार होते हैं। जो पहला है उसको प्रोशियल पॉलिटिकल कल्चर, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरे को सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और तीसरे को पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। ये पॉलिटिकल कल्चर के प्योर स्ट्रक्चर हैं जो इन 5 देशों का, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन 5 देशों में जो 5000 से अधिक लोगों पर स्टडी किया गया, उन 5000 के रैंडम सर्वे के बाद जो क्वेश्चनरी के माध्यम से पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया, और हम वी कैन से दैट कंपैरेटिव एनालिसिस जो किया गया, उसके बाद उसने बताया कि 3 तरह की शुद्ध राजनीतिक संस्कृतियाँ होती हैं। परंतु ऐसी प्योर पॉलिटिकल कल्चर किसी भी देश में एक स्वरूप में नहीं पाई जाती। वो उनका जो प्रोफेशन है, प्रोशियल का, सब्जेक्ट का, पार्टिसिपेंट का, वो एक कम ज़्यादा होता है और वो एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके एक मिक्स स्ट्रक्चर का भी आमंड और वर्मा ने डिज़ाइन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसको सिविक कल्चर, जैसा पॉलिटिकल, इस बुक का भी नाम है द सिविक कल्चर, नागरिक संस्कृति, जिसको डेमोक्रेटिक कल्चर या जिसको हम वर्ल्ड कल्चर भी कह सकते हैं, बेस्ट पॉलिटिकल कल्चर जिसको कहा जा सकता है। तो इन 3 तरह की राजनीतिक संस्कृतियों को कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, ये कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर का थ्योरी जो दिया पहला, टाइप्स और काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है, कि किस तरह से उन्होंने स्टडी किया और इसको डिज़ाइन किया, इसको हम समझ सकते हैं, इसको है ना टाइप्स बता सकते हैं, काइंड्स बता सकते हैं। तो वर्गीकरण के कुछ आधार थे जिनके आधार पर उसने 3 तरह से डिज़ाइन किए कि संकीर्ण पॉलिटिकल कल्चर होगी, और प्रोशियल पॉलिटिकल कल्चर, अधीन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, और पार्टिसिपेंट या सहभागी पॉलिटिकल कल्चर होगी। अगर हम ये देखते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में नागरिकों की रुचि कैसी है, अगर रुचि नगण्य है तो उसे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, अगर सामान्य है तो उसको अधीन राजनीतिक संस्कृति, और अगर गहरी है तो उसको सहभागी राजनीतिक संस्कृति। दूसरा आधार है सामाजिक अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं कैसी हैं, मतलब जो सोशल ऑर्गेन्स होते हैं, परिवेश के जो एनवायरनमेंट के सामाजिक अंग हैं वो, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, वह एक समग्र सामाजिक प्रणाली का एक छोटा सा हिस्सा है, लाइक अदर जो इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, वैसे पॉलिटिकल सब सिस्टम है, वह एक उप प्रणाली है। उस उप प्रणाली में सोशल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट और बॉडीज या निकाय क्या रोल प्ले करते हैं, अगर उनकी भूमिका अनिश्चित है तो वह संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, थोड़ी थोड़ी निर्धारित होने लगती है या निश्चित होने लगती है तो अधीन राजनीतिक संस्कृति, और क्लियरली मेंशंस होती है तो उसको सहभागी राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तीसरा आधार है नागरिकों की स्वयं की राजनीतिक भूमिका के प्रति सजगता। इसका मतलब है कि नागरिक खुद अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए कितने जागरूक हैं या नहीं हैं। अगर ये कंसाइंस, पॉलिटिकल कंसाइंस का लेवल शून्य है तो संकीर्ण है, थोड़ा थोड़ा प्रकट होने लगता है तो अधीन है, और प्रखर हुए निर्णायक है तो वह सहभागी राजनीतिक संस्कृति है।
चौथा तत्व है राजनीतिक प्रणाली की निर्णय प्रक्रिया और नीति प्रभाव में भूमिका। इसका पॉलिटिकल सिस्टम कितना रोल प्ले करता है इन दी इकोलॉजी और सिस्टम ऑन एनवायरमेंट। अगर भूमिका शून्य है तो संकीर्ण है, और सामान्य है तो अधीन राजनीतिक संस्कृति, और प्रभावी है तो वह सहभागी राजनीतिक संस्कृति। पांचवा तत्व है राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की भाषा। इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है। अगर उनकी पॉलिटिकल चेंज की जो भाषा है, जो डिमांड है, वह निम्न लेवल की है, निम्न स्तरीय है तो वह संकीर्ण है, आंशिक है तो वो प्रकट है और अधीन संस्कृति उसको कह सकते हैं, और अगर पूर्णतः आशान्वित है तो वह सहभागी है। लोग कितनी आशा रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम से कि जो उनको प्रभावित करता है। इस तरह से जो आमंड और वर्बा है, उन्होंने अपनी बुक द सिविक कल्चर 1963 में जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस में डिज़ाइन किया है, उसको हम देखते हैं तो मालूम होता है किस तरह से उन्होंने अध्ययन करके राजनीतिक सांस्कृतिक सिद्धांत को डिफाइन किया, उसकी मीनिंग को डिफाइन किया, और 3 तरह की शुद्ध राजनीतिक संस्कृति की बात की। चौथा जो राजनीतिक संस्कृति का प्रकार उन्होंने बताया है उसके बारे में अलग से भी हम व्याख्यान करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उसको सिविक कल्चर या वर्ल्ड कल्चर कहा जाता है। वे एक तरह से सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर होता है, राजनीतिक संस्कृति का तर्कोन्मुखीकरण उसको कहा जाता। तो ये था सिडनी वर्बा और आमंड के द्वारा लिखित पुस्तक में राजनीतिक संस्कृति का के सिद्धांत का विवेचन। आप सभी का धन्यवाद।